अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट डाइवर्सिटी और हिस्ट्री से भरा हुआ है। यह इंसानों का क्रेडल है, जहां हमारे एंसेस्टर्स पहले पहलाए थे। लाखों साल पहले ग्रेट रिफ्ट वैली में अर्ली होमिनिड्स यानी हमारे एंशिएंट रिलेटिव्स के फॉसिल रिमेन्स मिले थे, जो हमारे एवोल्यूशनरी जर्नी का प्रूफ देते हैं। यही वजह है कि अफ्रीका को ह्यूमैनिटी का बर्थ प्लेस माना जाता है, हमारी कलेक्टिव स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट। लूसी, जो एक 3.2 मिलियन ईयर ओल्ड ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस स्केलेटन है, उसकी खोज ने इथियोपिया में हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन की समझ को बदल दिया। ये अर्ली होमिनिड्स धीरे धीरे इवॉल्व हुए। उन्होंने टूल्स, लैंग्वेज और सोशल स्ट्रक्चर्स डेवलप किए। वो अफ्रीका और उसके बाहर माइग्रेट हुए और आखिरकार पूरी दुनिया में फैल गए। कॉन्टिनेंट के बड़े सवानास और डाइवर्स इकोसिस्टम्स ने अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाया। इन हम्बल बिगिनिंग्स से ह्यूमंस अफ्रीका में फ्लरिश्ड हुए और यहाँ के अलग अलग एनवायरनमेंट्स के हिसाब से ढल गए। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट लगभग 10,000 ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने सेटल्ड लाइफ, पॉपुलेशन ग्रोथ और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के इमर्जेंस को जन्म दिया। इस पीरियड ने उन रिमार्केबल सिविलाइजेशंस के उदय की नींव रखी, जिन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी। एंशिएंट अफ्रीका दुनिया की कुछ सबसे एडवांस्ड और इन्फ्लुएंशियल सिविलाइजेशंस का घर था। ये सिविलाइजेशंस पूरे कॉन्टिनेंट में फ्लरिश्ड हुए और अपने पीछे ऑ इंस्पायरिंग मॉन्यूमेंट्स, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस और एक समृद्ध कल्चरल लेगेसी छोड़ गए। ये अचीवमेंट्स अफ्रीका को हिस्ट्री और इनोवेशन से रहित कॉन्टिनेंट मानने की मिसकंसेप्शन को चुनौती देते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एंशिएंट इजिप्ट एक डोमिनेंट फोर्स के रूप में उभरा। अपने फेरोज, पिरामिड्स और हायरोग्लिफिक राइटिंग सिस्टम के लिए फेमस इजिप्ट का एंशिएंट वर्ल्ड पर बहुत इन्फ्लुएंस था। इसके आर्किटेक्चरल मार्वल्स जैसे गीजा के पिरामिड्स आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। इजिप्शियंस ने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में बहुत प्रोग्रेस की और दक्षिण में कुश किंगडम अपनी कैपिटल मेरोए के साथ प्रोमिनेंस में आया। अपनी आयरन वर्किंग एक्सपर्टीज और पावरफुल क्वींस के लिए जाना जाने वाला कुश ने इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया और अपने नेबर्स के साथ बहुत इंटरैक्ट किया। नॉर्थ अफ्रीकन कोस्ट पर फिनिशियंस ने कार्थेज, जो एक पावरफुल सिटी स्टेट था, एस्टैब्लिश किया, एक मैरीटाइम एम्पायर जिसने मेडिटेरेनियन में डोमिनेंस के लिए रोम को टक्कर दी। मिडिवल पीरियड में सब सहारन अफ्रीका में पावरफुल किंगडम्स और एम्पायर्स का उदय हुआ। इन किंगडम्स ने अफ्रीका के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स को फॉस्टर किया, जो अफ्रीका को वाइडर वर्ल्ड से कनेक्ट करते थे, जिससे गुड्स, आइडियाज और कल्चर का एक्सचेंज होता था। ट्रांस सहारन ट्रेड, जो 8th और 17th सेंचुरीज के बीच फ्लरिश्ड हुआ, मेडिवल अफ्रीकन सोसाइटीज की इंजेन्युइटी और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट का प्रमाण था। कैमल्स, जिन्हें शिप्स ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, सहारा डेजर्ट को पार करते थे और अपने साथ गोल्ड, सॉल्ट, आइवरी और एंस्लेव्ड पीपल को बहुत दूर दूर तक ले जाते थे। इस ट्रेड ने गाना, माली और सोंघाई जैसे वेस्ट अफ्रीकन किंगडम्स को बहुत वेल्थ दिलाई। घाना एम्पायर, जो अपने गोल्ड रिजर्व्स के लिए फेमस था, ट्रांस सहारन ट्रेड से सबसे पहले प्रॉस्पर होने वालों में से एक था। मानसा मूसा, जो माली एम्पायर के लेजेंडरी रूलर थे, उन्हें मेका की पिलग्रिमेज और उनकी अपार वेल्थ के लिए याद किया जाता है, जिसने कायरो में गोल्ड की वैल्यू को टेम्परेरीली बढ़ा दिया था। सोंघाई एम्पायर अस्किया मोहम्मद के नेतृत्व में अपने जेनिथ पर पहुंच गया। उसने एक वास्ट टेरिटरी को कंट्रोल किया और टिम्बुक्टू, जो लर्निंग का एक रिनाउंड सेंटर था, में इस्लामिक स्कॉलरशिप को फॉस्टर किया। 15th सेंचुरी की शुरुआत ने यूरोपियन पावर्स के आगमन के साथ अफ्रीका के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क्ड किया। शुरुआत में पोर्चुगीज ने अफ्रीकन कोस्ट पर ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित किए। वे गोल्ड, आइवरी और अन्य रिसोर्सेज तक पहुंच चाहते थे। हालांकि यूरोपियन एम्बिशंस जल्द ही प्रेडेटरी हो गए, जिसका परिणाम ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड के रूप में हुआ, जो ह्यूमन हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर था। ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड, जो 4 सदियों तक चला, ने लाखों अफ्रीकन्स को जबरदस्ती उनके होमलैंड से हटा दिया, जिससे पॉपुलेशंस खत्म हो गई और सोशल स्ट्रक्चर्स बाधित हुए। यूरोपियन पावर्स, जो लालच और अपनी सुपीरियोरिटी की बिलीफ से प्रेरित थे, ने अमेरिकाज में अपने कॉलोनीज के ग्रोथ के लिए अफ्रीकन लेबर का शोषण किया।
इस पीरियड ने अफ्रीकन साइकी पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसकी लेगेसी आज भी कंटेम्पोरेरी इश्यूज को शेप कर रही है। 19th सेंचुरी में ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के एबोलिशन ने यूरोपियन इंक्रोचमेंट को खत्म नहीं किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंपीरियल एम्बिशन से प्रेरित होकर यूरोपियन पावर्स अफ्रीका के लिए एक स्क्रैम्बल में लग गए। उन्होंने 1884 से 1885 के बर्लिन कॉन्फ्रेंस में कॉन्टिनेंट को आपस में बांट लिया। यह आर्बिट्रेरी पार्टीशन, जो एग्जिस्टिंग एथनिक और कल्चरल बाउंड्रीज का बहुत कम ध्यान रखे बिना बनाया गया था, ने फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स और इंस्टेबिलिटी की नींव रखी। सेक्शन 5, राइज ऑफ द फिनिक्स, अफ्रीका's फाइट फॉर फ्रीडम। 20th सेंचुरी में पूरे अफ्रीका में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स का उदय हुआ, क्योंकि अफ्रीकन्स जो पैन अफ्रीकन आइडियल्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन की तमन्ना से प्रेरित थे, कॉलोनियल रूल के खिलाफ उठ खड़े हुए। इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल अक्सर प्रोट्रैक्टेड और आर्जुअस था, जिसमें पीसफुल प्रोटेस्ट्स, आर्म्ड रेजिस्टेंस और बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस शामिल थे। वर्ल्ड वॉर II, जिसने यूरोपियन पावर्स को कमजोर कर दिया था, ने अफ्रीकन नेशनलिस्ट को इंडिपेंडेंस की अपनी मांगों को तेज करने का एक ऑपर्ट्यून मोमेंट प्रदान किया। गाना के क्वामे नक्रूमा, केन्या के जोमो केन्याट्टा और तंजानिया के जूलियस न्येरेरे जैसे नेता कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ाई में प्रोमिनेंट फिगर्स के रूप में उभरे। उन्होंने अपने लोगों को मोबिलाइज किया और यूरोपियन रूल की लेजिटिमेसी को चैलेंज किया। गाना, जो पहले गोल्ड कोस्ट था, 1957 में इंडिपेंडेंस हासिल करने वाला पहला सब सहारन अफ्रीकन नेशन बन गया। इस मोमेंटस इवेंट का पूरे कॉन्टिनेंट पर रिपल इफेक्ट पड़ा, जिससे अन्य नेशंस को फ्रीडम के लिए अपने स्ट्रगल को तेज करने की प्रेरणा मिली। 1960s के अंत तक अधिकांश अफ्रीकन कंट्रीज ने कॉलोनियल रूल की बेड़ियों को तोड़ दिया था, जिससे होप और प्रॉमिस के एक नए युग की शुरुआत हुई। Section 6, Trials and Triumphs, Independent Africa's Journey। अफ्रीका में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड सक्सेसेस और चैलेंजेस का एक मिक्स्ड बैग रहा है। कई अफ्रीकन नेशंस को नेशन बिल्डिंग के कठिन काम का सामना करना पड़ा। वे पॉवर्टी, इलिटरेसी, डिजीज और एथनिक टेंशंस जैसे इश्यूज से जूझ रहे थे, जो अक्सर आर्बिट्रेरी कॉलोनियल बॉर्डर्स के कारण और भी बदतर हो जाते थे। इन चैलेंजेस के बावजूद अफ्रीकन नेशंस ने कई फील्ड्स में प्रगति की है। एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम्स में सुधार हुआ है, हालांकि यह असमान है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स में कमी आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने गति पकड़ी है, जिससे कम्युनिटीज कनेक्ट हुए हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिला है। हालांकि प्रोग्रेस असमान रहा है। कुछ कंट्रीज ने दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। करप्शन, पुअर गवर्नेंस और कॉन्फ्लिक्ट ने कई नेशंस में डेवलपमेंट को बाधित किया है। HIV एड्स पैंडेमिक, खासकर सब सहारन अफ्रीका में, एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज बनकर उभरा है। इन सेटबैक्स के बावजूद अफ्रीका की रेजिलियंस और स्पिरिट ऑफ इनोवेशन आज भी शाइन कर रही है। सेक्शन 7, द इकोनॉमिक टैपेस्ट्री चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अफ्रीका की इकोनॉमीज, उसकी कल्चर्स और लैंडस्केप्स जितनी ही डिवर्स हैं। इस कॉन्टिनेंट के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनमें ऑयल, गैस, मिनरल्स, फर्टाइल लैंड और बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल शामिल है। हालांकि ये रिसोर्सेज हमेशा इसके लोगों के लिए वाइड स्प्रेड प्रॉस्पेरिटी में ट्रांसलेट नहीं हुए हैं। कई अफ्रीकन नेशंस अपनी रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, जिससे वे ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस के प्रति वल्नरेबल हो जाते हैं। प्राइमरी कमोडिटीज पर इस डिपेंडेंस ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को बाधित किया है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम इनइक्वालिटी परसिस्टेंट चैलेंजेस बने हुए हैं, खासकर सब सहारन अफ्रीका में। इन चैलेंजेस के बावजूद प्रोग्रेस के साइंस दिख रहे हैं। हाल के वर्षों में कई अफ्रीकन कंट्रीज ने सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुभव किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट से ड्रिवन है। एक बर्जनिंग मिडिल क्लास का उदय, बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन और एक यंग डायनामिक पॉपुलेशन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करते हैं। सेक्शन 8, कल्चरल रेनेसांस, अ कॉन्टिनेंट रिक्लेम्स इट्स नैरेटिव। अफ्रीका एक कल्चरल रेनेसांस का अनुभव कर रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स और फिल्म मेकर्स अपने नैरेटिव को रिक्लेम कर रहे हैं।
और दुनिया को कॉन्टिनेंट की रिच कल्चरल हेरिटेज दिखा रहे हैं। यह कल्चरल रिसर्जेंस स्टेरियोटाइप्स को चैलेंज करता है और क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है। नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका के वाइब्रेंट म्यूजिक सीन से लेकर चिमामांडा ngozi Adichie और ngugi wa Thiong'o के इंटरनेशनली एक्लेम्ड लिटरेचर तक अफ्रीकन आर्टिस्ट ग्लोबल स्टेज पर अपनी आवाज सुना रहे हैं। वे प्रीकंसीव्ड नोशंस को चैलेंज कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट की डाइवर्सिटी को हाईलाइट कर रहे हैं और एक नई जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं। यह कल्चरल अवेकनिंग केवल ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स तक ही सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने अफ्रीकन क्रिएटिव्स को कनेक्ट करने, कोलैबोरेट करने और ग्लोबल ऑडियंस के साथ अपने काम को शेयर करने के लिए नए प्लेटफॉर्म्स प्रदान किए हैं। यह कल्चरल एक्सचेंज आपसी समझ और सराहना को बढ़ावा देता है। सेक्शन 9, A Future Uncertain Challenges and Aspirations। 21st सेंचुरी में अफ्रीका कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जिनमें क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट और इनइक्वालिटी शामिल है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बढ़ते हुए ड्राउट्स, फ्लड्स और राइजिंग सी लेवल्स लाइवलीहुड्स और फूड सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहे हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ जहां अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करता है, वहीं रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दबाव डालता है। कुछ रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी डेवलपमेंट में बाधा डालते हैं और लाखों लोगों को डिस्प्लेस करते हैं। इन चैलेंजेस का समाधान करने के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की आवश्यकता है, अफ्रीका के भीतर और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ भी। इन चैलेंजेस के बावजूद अफ्रीका की यूथफुल पॉपुलेशन, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और अबंडेंट रिसोर्सेज एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए उम्मीद प्रदान करते हैं। कॉन्टिनेंट के पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 10, अफ्रीका's indomitable spirit, a legacy of resilience। अफ्रीका का जर्नी एडवर्सिटी और रेजिलियंस दोनों से भरा हुआ है। क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड से लेकर एंशिएंट सिविलाइजेशंस के राइज और फॉल तक, कॉलोनियलिज्म की हॉरर से लेकर इंडिपेंडेंस के लिए फाइट तक और पोस्ट कॉलोनियल एरा के चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स तक, अफ्रीका की कहानी एडेप्टेशन, इनोवेशन और एक एंड्यूरिंग स्पिरिट की कहानी है। अनेकों ऑब्स्टिकल्स का सामना करने के बावजूद अफ्रीकन्स ने कंसिस्टेंटली अपनी रेजिलियंस, क्रिएटिविटी और एक बेहतर फ्यूचर बनाने की डिटर्मिनेशन दिखाई है। कॉन्टिनेंट की रिच कल्चरल हेरिटेज, डाइवर्स इकोसिस्टम्स और अबंडेंट ह्यूमन पोटेंशियल प्रोग्रेस के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करते हैं। जैसे जैसे अफ्रीका 21st सेंचुरी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करता है, वैसे वैसे इसके लोगों का इंडोमिटेबल स्पिरिट, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति कमिटमेंट के साथ मिलकर एक ऐसे फ्यूचर को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, जहां सभी अफ्रीकन्स थ्राइव कर सकें और ग्लोबल कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकें।